नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7। ठीक है, इसमें भी टॉप 40% देखने को मिलेंगे। कंटिन्यू श्रृंखला हमारी चल रही है। डेली आप लोगों को मॉर्निंग में एक वीडियो दी जा रही है और इसका फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड करने को दिया जा रहा है। इसका अगर फ्री पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहीं से आप इसे फॉलो कर सकते हैं और या फिर हम इसका क्यूआर जो है स्क्रीन पर दे देंगे, उसको स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहीं से आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके प्रश्न कैसे हैं। और अपना स्कोर ज़रूर चेक किया करें और स्कोर जो भी आए वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कितने 40 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो इसीलिए 10 प्रश्न एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले और आपकी बेहतर तैयारी हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया, मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है। तो जैसे हम मतदान करते हैं तो न्यूनतम आयु कितनी रखी गई, कौन कौन मत यानी वोट दे सकता है, मिनिमम उम्र बतानी है। देखिए यह तो सभी लोग जानते होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 18 वर्ष मिनिमम आयु होती है। अगर आपकी 18 वर्ष आयु हो गई है तो आप वोट डाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 2। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है। तो आपको बताना है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग जो है किसका प्रतीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर आप बताएंगे। प्रश्न संख्या 2 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शांति और सत्य का प्रतीक है। किसका है तो आप बताएंगे शांति और सत्य का प्रतीक है। जो केसरिया रंग है वो शौर्य और बलिदान का प्रतीक दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इस तरह से आप अपने प्रश्न को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। जिला प्रशासन का मुख्य अधिकारी कौन होता है। तो आपको बताना है जिला प्रशासन का मुख्य अधिकारी इन 4 में से कौन होता है। प्रश्न संख्या 3 का आप राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे। तो 3 का अगर राइट आंसर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जिला अधिकारी, जिसे हम डीएम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जिला प्रशासन का मुख्य अधिकारी कौन होगा तो आप बताएंगे डीएम यानी जिला अधिकारी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 4। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। अब बोला गया भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। प्रश्न संख्या 4। तो 4 का अगर राइट आंसर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 5। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। यह प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, बहुत बार रिपीट हुआ। अगर आपके पास पीवाईक्यू की कोई बुक है तो उसमें देखेंगे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा रिपीट हुआ है। अब देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर बताना है। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलुप्त हो रहे जीवों से। अब देखिए जिनकी संख्या बहुत ही कम हो रही है उन सभी जंतुओं का नाम जो है रेड डाटा बुक में लिख दिया जाता है और उनका संरक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 6। अम्ल वर्षा, जिसे हम एसिड रेन जानते हैं, तो अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो आपको बताना है अम्ल वर्षा, तो एसिड रेन में इन सभी में से, इन 4 में से कौन सी गैस मिलने से अम्ल वर्षा कहलाती है, जिसे हम एसिड रेन के नाम से जानते हैं। तो 6 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो देखिए हमारे वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। जब भी वर्षा होती है तो बरसात यानी पानी H2O, इसमें SO2 ये मिल जाती है तो बनाती है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है H2SO4। यही हो जाता है, ये है एसिड। तो इसीलिए एसिड कहें या अम्ल कहें, ठीक है, तो ये पानी के साथ जब नीचे गिरता है तो उसे कहते हैं एसिड रेन या अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न लिया गया, प्रश्न संख्या 7। सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। तो सौर ऊर्जा जो है, ठीक है, यानी सोलर पैनल सिस्टम, सोलर सिस्टम, तो सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, इन 4 में से आपको बताना है। तो 7 का अगर राइट आंसर यहाँ पर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये नवीकरणीय संसाधन है, यानी बार बार हम इसको यूज़ कर सकते हैं। रिन्यूएबल, ठीक है, एक होता है नॉन रिन्यूएबल जिसे कहते हैं अनवीकरणीय, तो उसमें आ जाता है डीजल, पेट्रोल, कोल यानी जैसे कोयला। इस तरह से इनका हम यूज़ करें वो समाप्त हो जाएं, ठीक है, दोबारा से हम उनका यूज़ ना कर पाएँ, वो अनवीकरणीय में आते हैं।
और ऐसे संसाधन जिनका हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, अब जहाँ पर सौर ऊर्जा जो है इसे हम डेली यूज़ करें, डेली हमें सौर ऊर्जा मिलती रहेगी, ठीक है, तो ये नवीकरणीय संसाधन में आती है। और इसी तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी जल विद्युत, जल से बहते हुए जल से हम बिजली बनाते हैं, वो भी नवीकरणीय संसाधन में आती है, ठीक है। विंड मिल, पवन चक्की के नाम से जानते हैं, वह भी है। इनमें से कौन सा संचार का आधुनिक साधन है? तो संचार, ठीक है, तो संचार का आधुनिक साधन इसमें से कौन सा है? तो इस समय जो प्रयोग हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, तो 8 का अगर राइट आंसर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इंटरनेट। सभी लोग आजकल इंटरनेट पे डिपेंड हैं, सारे काम जो होते हैं इंटरनेट से होते हैं। तो संचार का आधुनिक साधन कौन सा है? तो आप बताएंगे इंटरनेट। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 9। पठारी क्षेत्रों में मुख्य रूप से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो आपको बताना है पठारी क्षेत्रों में मुख्य रूप से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो 9 का अगर राइट आंसर यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। पठारी क्षेत्रों में कोयला और लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 10। एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? आपके सिलेबस में परिवार एक टॉपिक दिया गया है, उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसीलिए परिवार से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो आपको बताना है एकल परिवार से क्या तात्पर्य है, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। दूसरा होता है फैमिली यानी जॉइंट फैमिली के नाम से जाना जाता है, जिसे हिंदी में संयुक्त परिवार कहते हैं। यहाँ पर प्रश्न यानी परिभाषा या तात्पर्य पूछा गया है एकल परिवार से। इन 4 में से आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो 10 का अगर राइट आंसर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल हों वो एकल परिवार कहलाएगा, ठीक है। तो पति पत्नी दोनों हो गए दंपति, और उनके अविवाहित बच्चे, जिन बच्चों का इनमें विवाह ना हुआ हो, तो अविवाहित बच्चे, ये इनकी करेक्ट परिभाषा यहाँ पर दी गई है। और राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 11। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको बताना है रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो 11 का अगर राइट आंसर यहाँ पर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसे हम अनीमिया कहते हैं। ये रक्त की कमी से होने वाला एक रोग है। दूसरा नाम हो सकता है यहाँ पर दे दिया जाए अल्प रक्तता, ठीक है, याद रखिएगा। हो सकता है ये वाला ऑप्शन दे दें या अनीमिया दे देगा। डायरेक्ट यहाँ पर कई बार पूछा गया है जो अनीमिया ही दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, आयोडीन की कमी से कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है? ठीक है, तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग क्या है वो तो पूछा ही गया था। अब यहाँ पूछा गया आयोडीन की कमी से कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है। देखिए प्रश्न अच्छा बन गया, कौन सी ग्रंथि ग्लैंड बढ़ जाती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर आप बताएंगे। तो 12 का अगर राइट आंसर देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड। और देखिए आयोडीन की कमी से होने वाला जो रोग था वो घेंघा रोग था। तो थायराइड जो होती है इसमें ग्लैंड, वो इसके साइज जो होता है बढ़ जाता है। किसका साइज बढ़ेगा आयोडीन की कमी से? तो आप बताएंगे थायराइड। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 13। मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां कांटों में क्यों बदल जाती हैं? तो आपको बताना है जो डेजर्ट में प्लांट पाए जाते हैं यानी मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां कांटों में क्यों परिवर्तित हो जाती हैं। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर अगर देखें, 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। पानी के वाष्पीकरण को कम करने के लिए, ताकि देखिए डेजर्ट यानी रेगिस्तान में पानी की वैसे भी कमी होती है, पत्तियां अगर बड़ी बड़ी होंगी तो वहाँ पर वाष्पीकरण अधिक मात्रा में होगा, जिससे पानी का लॉस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैसे भी पानी की वहाँ कमी है, तो पानी की कमी को कम करने के लिए पत्तियाँ जो होती हैं कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो पत्तियाँ जब कांटों में परिवर्तित हो गई तो उनका साइज हो गया छोटा, इससे वाष्पीकरण कम से कम होगा और पानी उनका जो भी उनके पास है पौधे के अंदर उनकी बॉडी में, तो वो बचा का बचा रहेगा, वो ज़्यादा दिन तक वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो पानी के वाष्पीकरण को कम करने के लिए पत्तियाँ जो होती हैं वो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 14। सिल्वी कल्चर का संबंध किससे है? तो आपको बताना है सिल्वी कल्चर का संबंध किससे है। 14 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वन एवं वन्य उत्पाद से।
यानी जंगल, और जंगल से मिलने वाले जो भी उत्पाद होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, उनसे संबंधित जो हमारा सिल्वीकल्चर कहलाता है। तो सिल्वीकल्चर का संबंध किससे है? तो आप बताएंगे वन एवं वन्य उत्पाद से है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 15। स्वच्छ जल के अभाव में होने वाली बीमारी कौन सी है? यानी अगर हम दूषित पानी पीते हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, उससे कौन सा रोग ज़्यादातर होता है? इन चारों में से कौन सा हो सकता है? ठीक है, तो 15 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसे कहते हैं हैजा, पेचिस या हैजा। तो इनमें से दूषित जल हम अगर यूज करते हैं तो ज़्यादातर यह बीमारी फैलती है, पेचिस या हैजा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 16। बटेश्वर मेला जो पशुओं के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो आपको बताना है बटेश्वर मेला जो पशुओं के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो 16 का राइट आंसर हमको बताना है। तो 16 का अगर राइट आंसर आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, यानी आगरा में लगता है। तो बटेश्वर मेला कहाँ लगेगा? तो आप बताएंगे आगरा में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 17। रेशम का कीड़ा किस पेड़ की पत्तियों पर पाला जाता है? ठीक है, तो रेशम का कीड़ा किस पेड़ की पत्तियों पर पाला जाता है? अब देखिए 17 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें ऑप्शन डी हो जाएगा, सहतूत। ठीक है, सहतूत यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 18। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? बहुत बार ये प्रश्न यूपी टेट में पूछा गया, बहुत बार आया है। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? जल से ढका है ये बोला गया। ठीक है, प्रतिशत में पूछ लेगा, फ्रैक्शन में पूछ लेता है। 18 का यहाँ पे राइट आंसर अगर आप बताएंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो जल से कितना भाग ढका है? तो आप बताएंगे 71%। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 19। यातायात संकेतों में लाल बत्ती का क्या अर्थ होता है? जब भी हम रोड पे जा रहे होते हैं तो वहाँ पर देखते हैं रेड लाइट यानी लाल बत्ती जल जाती है, इसका मीनिंग क्या होता है? ये भी पूछा गया। तो यूपी टेट पेपर 1 के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। यातायात भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है, उनसे संबंधित यह प्रश्न शामिल है। 19 का अगर राइट आंसर देखें, इसका आंसर तो सभी को पता होगा। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी रुक जाते हैं हम लोग, यानी कि खतरा आगे है और रुक जाओ। रुकने के बाद ही यातायात में हम बाद में चलते हैं, ग्रीन लाइट होने पर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 20। लिखा है ग्रांड ट्रंक रोड, यानी जिसे हम जीटी रोड के नाम से जानते हैं, का निर्माण किसने करवाया था? तो जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? या तो इंग्लिश में दे देगा या फिर ग्रांड ट्रंक रोड ऐसे दे देगा। ठीक है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? 4 ऑप्शन दिए गए, प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है। देखिए 20 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी याद रखिएगा, शेरशाह सूरी ने करवाया था। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो आप बताएंगे शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 21। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। 21 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा कौन सा महासागर? तो आप बताएंगे प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 22। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो 22 का यहाँ पे राइट आंसर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बलिया। तो बलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 23। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 23 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 42वें संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो संशोधन कौन सा था? तो 42वां बोलेंगे। अगला देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 24। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो आपको उत्तर प्रदेश के कुल डिवीज़न के नाम बताने हैं, यानी मंडल के नाम बताने हैं। ठीक है, तो 24 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें ऑप्शन बी हो जाएगा, कुल 18 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? तो आप बताएंगे 18। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 25। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 25 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 वर्ष का होता है। तो 6 वर्ष यहाँ पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 26। हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो आपको बताना है हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। ठीक है, तो 26 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गंगा डॉल्फिन। तो गंगा की जो डॉल्फिन है उसे जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसे शेयर किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 27। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको किस नाम से जानते हैं? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर आप बताएंगे। तो 27 का अगर यहाँ पे राइट आंसर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे महापौर के नाम से जाना जाता है। अगर महापौर ऑप्शन मिला तो ये करेक्ट करेंगे, नहीं तो आप मेयर करेंगे। ठीक है, मेयर को सिलेक्ट करेंगे। तो महापौर को ही मेयर कहा जाता है या मेयर को महापौर कहते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश में शब्द है या हिंदी का शब्द है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 28। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता, जिसे कहते हैं छुआछूत, का अंत किया गया है? तो छुआछूत का अंत कब किया गया, किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो 28 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 17। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार यह भी प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 29। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो आपको बताना है ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है। 29 का यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे। देखिए 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका आंसर तो सभी को पता होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 30। ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? जो ध्वनि प्रदूषण होता है इसको किस इकाई में मापा जाता है, यानी ध्वनि प्रदूषण की यूनिट बतानी है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें राइट आंसर बताएंगे। तो 30 का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखें, ऑप्शन सी हो जाएगा, डेसिबल में मापा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 31। भारत में वन महोत्सव के जनक कौन हैं? तो भारत में वन महोत्सव के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? 31 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, के एम मुंशी को जाना जाता है। राइट आंसर क्या है? के एम मुंशी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 32। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो आपको बताना है राइट आंसर इसका, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो 32 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सारस, जिसे हम इंग्लिश में क्रेन के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न, हिंदी और इंग्लिश दोनों यहाँ पर जो शब्द दिए गए दोनों को तय रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 33। खाद्य श्रृंखला, जिसे हम फूड चेन के नाम से जानते हैं, तो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव किस स्तर पर आते हैं? तो किस स्तर पर आते हैं वो स्तर बताना है। अब 33 का यहाँ पे राइट आंसर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी जीव आते हैं वे प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, अब देखिए पिरामिड कुछ इस तरीके से बनेगा, थोड़ा समझ लीजिएगा। जो पहला स्तर होता है ये उत्पादक होते हैं। उत्पादक मीन्स जैसे जितने भी हरे प्लांट, हरी घास जो भी है, ठीक है, जो सन की एनर्जी को ट्रैप करके अपना खाना बना करके, और इन्हीं का सेवन जो करने वाले जो शाकाहारी जीव हैं, घास को कौन खाएगा? शाकाहारी। जो शाकाहारी आते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, द्वितीयक में मांसाहारी शामिल हो जाते हैं, फिर इनका लेवल ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से इनका ग्राफ चलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 34। फूलों की घाटी, जैसे वैली ऑफ फ्लावर्स कहते हैं, तो फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है फूलों की घाटी कहाँ पर है। 34 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ पर? तो आप बताएंगे चमोली जिले में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 35। बच्चों का प्रथम विद्यालय किसे माना जाता है? तो आपको बताना है बच्चों का प्रथम विद्यालय किसे माना जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर बताएंगे। तो 35 का अगर राइट आंसर देखें तो ऑप्शन ए, परिवार को माना गया है। तो बच्चों का प्रथम विद्यालय किसे माना गया? तो आप बताएंगे परिवार को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 36। विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है?
तो विटामिन डी का इन चारों में से प्राकृतिक स्रोत बताना है कौन सा है। तो 36 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सूर्य की किरणें। तो सुबह सुबह की सूर्य की जो किरणें होती हैं बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है किसका, विटामिन डी का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 37। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों के कारण होती है या मच्छरों के काटने से होती है। चलो यहाँ बताना है कौन सी बीमारी मच्छरों के कारण फैलती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर बताएंगे। 37 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मच्छरों के काटने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये सभी बीमारियाँ होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 38। रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ कहाँ पाया जाता है। तो रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ कहाँ पाया जाता है, जिसे हम डेजर्ट ओक के नाम से जानते हैं। 38 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यह पेड़ जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 39। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है। कई बार यह प्रश्न रिपीट हुआ, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है। 39 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, केचुआ को कहा जाता है। तो केचुआ जो है मिट्टी में रह करके मिट्टी को पोला करता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है पौधे की जड़ तक पहुंचती है। तो इसीलिए किसान का मित्र किसे कहा गया, केचुए को कहा गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 40। पर्यावरण अनुकूल उत्पादों पर कौन सा चिन्ह मार्क यानी लगाया जाता है। जो पर्यावरण के अनुकूल हों, ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली हों, उनके लिए कौन सा यहाँ पर चिन्ह लगाया जाता है इन चारों में से, ठीक है। तो 40 का यहाँ पे राइट आंसर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इको मार्क, ठीक है। तो इस तरह से हमने टॉप 40 प्रश्नों को यहाँ पे देखा है। स्कोर क्या रहा है कमेंट कर सकते हैं। स्कोर जो भी रहा हो आपका कमेंट जरूर किया करें। किसी भी प्रश्न में डाउट है तब भी आप कमेंट करें, सुझाव देना चाहते हैं तब भी कमेंट करें। बाकी इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहीं से आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।